Hello everyone, let's start a new topic, measurement. I am Vijay Atri, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, ABS IIT गाजियाबाद। मेजरमेंट में हम डिफरेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ टॉर्क। डिफरेंट टर्म को हम कैसे कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम करते हैं। प्रेशर के बारे में अगर हम पढ़ें तो प्रेशर को जो फॉर्मुलेट किया जाता है तो प्रेशर हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया में इसकी जो यूनिट निकल के आती है वो आती है न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल या mm ऑफ Hg, एटमॉस्फेरिक, डिफरेंट यूनिट्स इसकी आती हैं। प्रेशर को हम जो मेजर करते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टर्म में हो सकता है, गेज प्रेशर की टर्म में हो सकता है, वैक्यूम प्रेशर की टर्म में हो सकता है। तो प्रेशर मेजरमेंट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। अगर हमें कम प्रेशर को मेजरमेंट करना है, मींस बिलो 1 mm ऑफ Hg, 1 mm ऑफ Hg से कम प्रेशर को अगर मेजर करना होगा तो वहां पर हम यूज करेंगे लो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसमें आते हैं हमारे मैनोमीटर एंड लो प्रेशर गेज। अगर हमें 1 mm ऑफ Hg से एबव और 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक किसी प्रेशर को मेजर करना है तो उसके लिए हम मीडियम एंड हाई प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। उनमें हमारे बॉर्डन ट्यूब्स, डायफ्रेम गेज, बैलो प्रेशर गेज, डेडवेट प्रेशर गेज, ये इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो यहाँ पर इन सभी में से हम एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारा बॉर्डन ट्यूब। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बॉर्डन ट्यूब। अगर हम बॉर्डन ट्यूब की बात कर रहे हैं, ये एक ट्यूब होती है जिसके एक एंड पर हम प्रेशर लगाते हैं। सपोज इस एंड का नाम दिया मैंने ए, तो इसके ए एंड पर हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर इंसर्ट करते हैं इस ट्यूब के अंदर। और जब ट्यूब में प्रेशर जाएगा तो प्रेशर फोर्स की टर्म में जाएगा, तो इस ट्यूब का मूवमेंट होगा अप एंड डाउन इस टाइप से। और इसके सेकंड एंड का नाम अगर मैं बी रखता हूं तो इसके बी एंड पर एक स्ट्रिंग अटैच कर दी, एक वायर के थ्रू मैंने गियर अरेंजमेंट लगा दिया। जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने से ये बी एंड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जब ये बी एंड अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसके साथ जो वायर लगा हुआ है वो वायर भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो गियर का, अगर मैं इस गियर के सेंटर को लेता हूँ O1, इस गियर में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ एक पिनियन लगा हुआ है, जब ये रोटेट होगा तो पिनियन सेकंड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, और उस पिनियन के सेंटर से हमने एक पॉइंटर को अटैच किया हुआ है। ये पॉइंटर हमारा उस कैलिब्रेटेड स्केल पर मूव करना स्टार्ट कर देगा और वहां से हमें रीडिंग मिल जाएगी। अगर एक इंस्टेंट पर ये स्केल यहाँ पर है, उसके बाद प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर अप्लाई करने पर ये स्केल यहाँ चला गया। अगर मैं एक्चुअल में देखता हूँ तो मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, बट इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैलिब्रेटेड स्केल की फॉर्म में प्रेशर में मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ जो होता है, यहाँ हम प्रेशर स्केल लगा देते हैं, जिस स्केल को बोलते हैं हम कैलिब्रेटेड स्केल। तो ये हो गई हमारी बॉर्डन ट्यूब। सेकंड हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। जब हम किसी चीज के टेम्परेचर की बात करते हैं किसी भी बॉडी के, तो टेम्परेचर का मतलब होता है कि वो बॉडी कितनी कोल्ड है या कितनी हॉट है, उसी से हमें पता चलता है उसका टेम्परेचर। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, इसे बोलते हैं टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेजर करने के डिफरेंट स्केल्स होते हैं। फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस। सेकंड स्केल होता है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल को हम लिखते हैं सिंपल F। तीसरा स्केल होता है हमारा केल्विन स्केल, केल्विन स्केल को हम लिखते हैं K से। अब इन तीनों टाइप के स्केल का आपस में कन्वर्जन भी होता है।
एक स्केल से अगर हमें दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना हो तो वो हम एक रिलेशन की हेल्प से कर सकते हैं। तो हमारा जो रिलेशन होता है इनमें, वो रिलेशन होता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। एक स्केल से दूसरे स्केल में हम इस फॉर्मूले की वजह से, इस रिलेशन से कन्वर्जन कर सकते हैं। मोस्टली कन्वर्जन हमें केल्विन में करना होता है। केल्विन होता है जितना भी डिग्री सेल्सियस हो, उस डिग्री सेल्सियस में 270, हम 273 अगर ऐड कर देंगे तो केल्विन में हो जाएगा। अगर हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस और इस टेम्परेचर को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो 27 + 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। इस तरह से ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स एक स्केल से दूसरे स्केल में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब टेम्परेचर मेजरमेंट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। अगर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, ग्लास के थर्मामीटर में लिक्विड यूज करके, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, थर्मिस्टर, थर्मोकपल, प्रेशर थर्मोमीटर एंड पायरोमीटर। ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब इन सभी में से मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है थर्मामीटर। जो मोस्टली यूज करते हैं वो हमारा होता है थर्मामीटर। तो उसका नाम एक होता है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। जनरली हम इसे सिंपल थर्मामीटर भी बोलते हैं। जो हम इस लिक्विड की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि कोई भी एक गिलास की ट्यूब होती है, उस गिलास की ट्यूब के अंदर हम एक लिक्विड यूज करते हैं। जो नॉर्मली यूज किया जाता है वो लिक्विड होता है हमारा मरकरी। मरकरी हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो मेल्टिंग पॉइंट मरकरी का -38.9 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, वो होता है हमारा 600 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ये थर्मामीटर हमारा -38.9 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस तक वर्क करेगा। जो इसकी रेंज होगी वो रेंज बहुत लार्ज होगी। इसके अंदर जो मरकरी फिल्ड रहती है वो मरकरी फ्रीज नहीं हो सकती, बॉयल नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ पर इसके रास के अंदर यूज करते हैं मरकरी। अब इसमें एक बल्ब लगा रहता है, ये बॉटम सरफेस पर अगर हम देखें, उस बल्ब के अंदर मरकरी फिल्ड रहती है। जैसे ही ये बल्ब किसी हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा तो इस मरकरी में थर्मल एक्सपेंशन होगा, और जब ये थर्मली एक्सपेंड होगी तो इसके पास और कोई स्पेस नहीं है, इसका एक्सपेंशन इस वॉल्व के अंदर जो रॉड लगी रहती है उसके अंदर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। मींस इसमें हमें एक लीनियर मूवमेंट मिलेगा, और लीनियर मूवमेंट को हम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर मार्क कर देते हैं पहले से कैलिब्रेट करके। यहाँ पर हम एक कैलिब्रेटेड स्केल यूज करते हैं कि सपोज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लीनियर मूवमेंट होता है 1 mm। सिमिलरली 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मूवमेंट होता है 2 mm। इस तरह से हम स्केल को कैलिब्रेट कर देते हैं कि अगर इस ट्यूब के अंदर मरकरी का लीनियर मूवमेंट 1 mm है, इसका मतलब 10 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इस टेम्परेचर को हम इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट यहाँ से मेजर करते हैं। इस मरकरी के ऊपर जो ब्लैंक स्पेस होता है, जो स्पेस बचता है, उस स्पेस में हम एक इनर्ट गैस यूज करते हैं, और वो इनर्ट गैस कोई भी हो सकती है, नाइट्रोजन यूज कर लेते हैं
बॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो ऐसे हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट होता है। ये एक कैलिब्रेटेड स्केल है। जब कभी भी हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट किसी दूसरे फॉर्म में करते हैं, बट कैलिब्रेटेड स्केल की हेल्प से हम उसकी वैल्यू को उस पर्टिकुलर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ में क्या मिल रहा है, लीनियर मूवमेंट, बट हम उसे किसकी टर्म में मेजर कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की फॉर्म में। तो ये हमारा हो गया थर्मामीटर। नेक्स्ट अगर हम देखें मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो जो स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं कि पर्टिकुलर लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ, वो उसकी स्ट्रेन होती है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट उसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो उसकी स्ट्रेन होगी। और स्ट्रेन मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज हमारा एक रेजिस्टेंस चेंज टाइप का पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है, जो हमारे कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस चेंज पर वर्क करता है कि जितना रेजिस्टेंस चेंज हो गया उतनी हमारी स्ट्रेन उसके अंदर प्रोड्यूस हो गई। जो कॉमनली यूज्ड स्ट्रेन गेज हम यूज करते हैं वो वर्क करता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज पर। जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट होता है हमारा, उस सर्किट पर ये वर्क करता है। और यहाँ से किसी भी वायर ग्रिड में रेजिस्टेंस चेंज जो होता है उसकी हेल्प से उसे हम कैलिब्रेटेड स्केल में मेजर करते हैं और उसकी हेल्प से हम स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से एक्चुअल में क्या कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर, चेंज इन रेजिस्टेंस, बट कैलिब्रेटेड स्केल से हम उसको किसकी फॉर्म में लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन। इसे मेजर करने के लिए एक फैक्टर होता है गेज फैक्टर, गेज फैक्टर, और उसे डिनोट लिखते हैं जी आर, गेज फैक्टर, जी गेज एफ फैक्टर। ये था डेल्टा आर अपॉन आर, आर जहां रेजिस्टेंस है, अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, ये हमारा होता है गेज फैक्टर। मींस ये रेशो हो गया पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस टू द यूनिट चेंज इन लेंथ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस, और उसे कैलिब्रेटेड किस में कर देते हैं हम, इन टर्म्स ऑफ लेंथ। अब अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट से हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखना चाहें, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां रो हमारी होती है रजिस्टिविटी, एल होती है लेंथ, और ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम इसे डिफरेंशियल फॉर्म में देखें, इन डिफरेंशियल फॉर्म में अगर देखेंगे, डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल रो अपॉन रो प्लस डेल एल अपॉन एल माइनस डेल ए अपॉन ए। और ए हमारा एरिया क्या होता है, पाई/4 डी स्क्वायर। पाई/4 क्या है उसमें से, कांस्टेंट, तो सिंपली क्या बच मिलेगा मुझे, डी स्क्वायर। और डिफरेंशियल फॉर्म में स्क्वायर टर्म को हम आगे ले आते हैं, तो ये सिंपली कन्वर्ट होकर ऐसे भी हो जाएगा, डेल रो अपॉन रो प्लस डेल एल अपॉन एल माइनस एरिया को डी स्क्वायर की टर्म में करेंगे, स्क्वायर से 2 को आगे ले आएंगे, 2 डेल डी अपॉन डी, 2 टाइम्स ऑफ डेल डी अपॉन डी। ये आ गया मेरे पास डेल आर अपॉन आर का फॉर्मूला। अगर इस पूरी टर्म को डेल एल अपॉन एल से डिवाइड कर दिया जाए, अगर पूरी टर्म को डेल एल अपॉन एल से हम डिवाइड करेंगे, इधर मिलेगा लेफ्ट में मुझे डेल आर अपॉन आर अपॉन डेल एल अपॉन एल इज इक्वल टू डेल रो अपॉन रो अपॉन डेल एल अपॉन एल प्लस डेल एल अपॉन एल अपॉन डेल एल अपॉन एल माइनस को मैं प्लस ले रहा हूं, +2, और अंदर ब्रैकेट में ले जा रहा हूं डेल डी अपॉन डी अपॉन डेल एल अपॉन एल।
अगर हम पॉइजन्स रेशो की बात करें, पॉइजन्स रेशो का फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लेटरल स्ट्रेन होता है हमारे पास डेल डी अपॉन डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल एल अपॉन एल। बट अगर किसी भी बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उस टाइम पर उसका डायमीटर डिक्रीज होगा, तो एक वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी, अगर लेंथ पॉजिटिव होगी तो डायमीटर नेगेटिव होगा। इस पूरी टर्म की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू। तो यहां से मुझे मिला ये रेशो, इस रेशो को क्या लिख सकते हैं, गेज फैक्टर, GF। गेज फैक्टर इज इक्वल टू डेल रो अपॉन रो, डेल रो अपॉन रो, डेल एल अपॉन एल स्ट्रेन प्लस 1 प्लस 2 म्यू। तो गेज फैक्टर का फॉर्मूला यहां से आ गया हमारे पास 1 प्लस 2 म्यू प्लस डेल रो अपॉन एप्सिलॉन। तो गेज फैक्टर मेजर हो जाएगा, और गेज फैक्टर क्या हमें बताएगा, स्ट्रेन को बताएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस टू द चेंज इन लेंथ। अगर आपके पास मटेरियल में कंडक्टर यूज किया है, 4 कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर के केस में जो हमारी रजिस्टिविटी होती है वो 0 होती है। जब रजिस्टिविटी 0 हो जाएगी तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ से हमें जो गेज फैक्टर मिलेगा वो गेज फैक्टर होगा 1 प्लस 2 म्यू। और गेज फैक्टर कैलकुलेट होने से हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, और डायरेक्टली कैलिब्रेटेड किस में हो रहा है, वो कैलिब्रेटेड प्रोसेस की हेल्प से हमें चेंज इन लेंथ वहां से मिल जाएगी। इस तरह से हम स्ट्रेन को मेजर करते हैं। स्ट्रेन को मेजर करने का मतलब है हम चेंज इन रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और चेंज इन रेजिस्टेंस को हम कैलिब्रेट करके स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ मास फ्लो रेट। जब हम मास फ्लो रेट की बात करते हैं, इसका मतलब कि किसी भी पॉइंट से पर सेकंड जितना मास ट्रेवल कर रहा है वो उसका मास फ्लो रेट होगा। कोई भी पाइप है ये एक अगर, और इस पाइप में फ्लो हो रहा है, तो मैंने कोई एक फिक्स पॉइंट कंसीडर किया यहां, इस फिक्स पॉइंट से पर सेकंड जितना मास मूव करेगा वो उसका होगा मास फ्लो रेट, मास पर सेकंड। और इसे हम डिनोट करते हैं m डॉट मास पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में किसी भी फिक्स पॉइंट से जितना मास मूव करेगा उस मास को बोलेंगे हम मास फ्लो रेट, और इसकी यूनिट होती है kg पर सेकेंड। हाउ मैनी अमाउंट ऑफ मास इज ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से जितना मेजर होगा। और इसके लिए हम डायरेक्टली एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे बोलते हैं मास फ्लो मीटर। इसे क्या बोलते हैं हम, मास फ्लो मीटर। इस मास फ्लो मीटर की हेल्प से हम यहां से मास एक सेकंड में जितना फ्लो हो रहा है उसे हम मेजर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मास फ्लो रेट का मेजरमेंट। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स को कैसे मेजर करेंगे हम, कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स क्या है कि कोई भी एक ऐसा एक्सटर्नल एलिमेंट जो किसी भी बॉडी में मोशन को चेंज करे, स्टॉप करे, और उसके मोशन को इंक्रीज कर दे, या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे, या ऐसा करने की टेंडेंसी रखता हो, उसे हम बोलते हैं फोर्स। अब फोर्स मेजरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं वेट मशीन। वेट मशीन से फोर्स मेजर हो जाता है। स्प्रिंग, प्रूविंग रिंग, लोड सेल, डायनामोमीटर। ब्रेक से भी हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स इसके अंदर स्टोर हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग मेथड होते हैं फोर्स को। इन मेथड में से हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं लोड सेल की।
अब लोड सेल भी हमारी डिफरेंट टाइप की होती है, हाइड्रोलिक लोड सेल, न्यूमेटिक लोड सेल, स्ट्रेन गेज लोड सेल, पाइजो इलेक्ट्रिक लोड सेल। तो यहाँ पर हम न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक लोड सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक फिक्स फ्रेम होता है हमारे पास, ये आउटर बॉक्स में लगा हुआ है, ये हमारा पास फिक्स फ्रेम होता है। उसके बाद इस फ्रेम के अंदर एक कैविटी होती है, ये इस कैविटी में हम लिक्विड फिल कर देते हैं। न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक की बात करें, फ्लूइड और एयर हम यहाँ पर फिल कर देते हैं और इसे एक पाइप के थ्रू हम एक प्रेशर गेज से अटैच कर देते हैं। प्रेशर गेज से हम अटैच कर देते हैं और इसके ऊपर एक डायफ्रेम यूज करते हैं, एक लोड यूज करते हैं। यहां से हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। ये हमारा जो यहां लगा हुआ है इसे बोलते हैं हम डायफ्रेम। जब मैं इसके ऊपर लोड अप्लाई करूंगा, अगर इस बॉडी के ऊपर मैंने लोड अप्लाई किया तो लोड अप्लाई करने से क्या होगा, ये लोड इसके ऊपर अप्लाई करेगा, इस लिक्विड के ऊपर, और जब ये लोड लिक्विड के ऊपर अप्लाई करेगा तो ये एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है यहाँ पर। तो ये फ्लूइड हमारा स्टोर होके यहाँ से इस मीटर पर जाएगा। इस मीटर में यहाँ स्क्रू लगे रहते हैं, तो जैसे ही लोड इसके ऊपर लगेगा वहां से ये हमारी जो निडल होती है इस निडल को मूव करा देगा। तो यहां से हमें मूव कराने से क्या मिला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैलिब्रेट कर देते हैं और कैलिब्रेट करके वहां से हम मेजर कर लेते हैं प्रेशर। अब इसका एरिया तो फिक्स है, कांस्टेंट एरिया है, एरिया में कोई चेंज नहीं हो रहा। जब हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, और जब एरिया कांस्टेंट हो गया इसका मतलब कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मींस जितना प्रेशर इंक्रीज होगा इसका मतलब हमने उतने अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इस फोर्स को जो यहाँ पर लगाया हुआ है, इस फोर्स को हम डायरेक्टली कैलिब्रेट करके इन टर्म्स ऑफ प्रेशर गेज मेजर कर लेते हैं। प्रेशर गेज में हम इस फोर्स को डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ की इसकी हेल्प से, लोड सेल की हेल्प से हम फोर्स मेजरमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ टॉर्क। अब टॉर्क को कैसे मेजर करेंगे? मेजरमेंट ऑफ टॉर्क की बात जब हम कर रहे हैं, टॉर्क है क्या, रोटेशन की वजह से जो हमारी एनर्जी ट्रांसमिट होती है, जितना उसके लिए हमें टर्निंग फोर्स लगाना होता है उसे हम बोलते हैं टॉर्क। टू ट्रांसमिट एनर्जी बाय रोटेशन इट इज नेसेसरी टू अप्लाई ए टर्निंग फोर्स। रोटेशन से जो एनर्जी को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो हम टर्निंग फोर्स लगा रहे हैं, अगर उस टर्निंग फोर्स में हम उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दें, उसे हम बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे हमारा आता है टॉर्क। अब टॉर्क को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं हमारे। अगर हम देखें, ग्रेविटी बैलेंस मेथड, मैकेनिकल टॉर्जनल मीटर, ऑप्टिकल टॉर्जन मीटर, इलेक्ट्रिक टॉर्जन मीटर, स्ट्रेन गेज टॉर्जन मीटर एंड डायनोमीटर। तो इन सभी में से हम यहां पर पढ़ेंगे फर्स्ट वाला ग्रेविटी बैलेंस मेथड। अगर हम बात करें ग्रेविटी बैलेंस, डायनोमीटर नहीं, ग्रेविटी बैलेंस मेथड, ग्रेविटी बैलेंस मेथड। ग्रेविटी बैलेंस मेथड में क्या होता है कि हमारे पास एक शाफ्ट होती है, ये हमारे पास एक शाफ्ट हो गई, और इस शाफ्ट में हम एक आर्म को अटैच कर देते हैं। इस शाफ्ट के साथ हमने एक आर्म को अटैच कर दिया और इस आर्म पर हम एक लोड यूज करते हैं। इस आर्म पर हम एक
लोड यूज करते हैं और इस लोड को हम इस शाफ्ट के ऊपर मूव करा सकते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इस शाफ्ट के ऊपर हम इस लोड को मूव करा सकते हैं। ये हमारी हो गई शाफ्ट, और ये स्केल होता है यहाँ पर, जिस स्केल की हेल्प से हम उसकी लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं हम आर्म। और ये हमारा होता है वेट या मास, और ये यहाँ पर अटैच रहती है। ये शाफ्ट यहाँ पर हिंज होती है, इसमें ये टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब इस आर्म को हॉरिजॉन्टल रखने के लिए इस मास को हम इस आर्म के फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कराते हैं। तो जैसे ये अप एंड डाउन मूवमेंट होगा, तो इसके मूवमेंट की वजह से इस शाफ्ट में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और उस टॉर्क को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका फोर्स जो लगा होता है वो डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी लगा होता है। फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी, और जहां इसका लाइन ऑफ एक्शन होता है वहां तक की डिस्टेंस अगर आर है, तो इसे हॉरिजॉन्टली रखने के लिए जो हमें यहाँ से टॉर्क मिलेगा वो टॉर्क हो जाएगा हमारे पास फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो इस आर्म की वजह से, इस ग्रेविटी बैलेंस की वजह से हम यहाँ पर फोर्स को टॉर्क को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारा हो गया ग्रेविटी बैलेंस मेथड। अब इसमें एक नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास, हम यहां लिख रहा हूं मैं इसे, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू। नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो हमने वैल्यू मेजर की है वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के, जो ट्रू वैल्यू है, अगर उसके अप्रोक्सीमेट है तो हम उसे बोलेंगे एक्यूरेसी। मेजर्ड वैल्यू, क्लोज्ड टू ट्रू वैल्यू। जैसे हमारी अगर ट्रू वैल्यू कोई भी 7.6 है और हमने मेजरमेंट किया, मेजर करने के बाद वैल्यू आती है 7.61, 7.62, 7.59, 7.601, 7.66001। तो ये क्या हो गया, ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू हो गई जो हम मेजर कर रहे हैं, इसे बोलेंगे हम एक्यूरेसी। इसी में सेकंड टर्म आती है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट सेम वैल्यू रिपीटेड होती रहे बार बार, चाहे वो ट्रू वैल्यू के क्लोज हो या ना हो। मीन्स हमारा आउटपुट जो एक बार आउटपुट मिल गया, उस आउटपुट में बार बार कोई चेंज नहीं होना चाहिए। रिप्रोड्यूस द सेम आउटपुट। प्रिसीजन हमारा क्या होगा, प्रिसीजन होगा रिप्रोड्यूस द सेम आउटपुट, बार बार उसी एक आउटपुट को प्रोड्यूस करना, वो हमारा हो जाएगा प्रिसीजन। जैसे अगर हमारी ट्रू वैल्यू कहीं से हमने मेजर की, मेजर करने के बाद आती है 7.6, दिस इज ट्रू वैल्यू, और अब हमने इंस्ट्रूमेंट से एक्चुअल में मेजरमेंट स्टार्ट किया, मेजरमेंट करने के बाद आता है 8.5, 8.51, 8.501, 8.498, 8.488। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट हर बार सेम आ रहा है, बट उसकी ट्रू वैल्यू अलग है, इसे हम बोलेंगे प्रिसीजन। एक यहां पर एग्जांपल लेता हूं मैं,
ये इसका सेंटर, ये गेम होता है छोटे बच्चों का जो, ये सेंटर हो गया, और अगर हम सेंटर पर मारते हैं तो 10 पॉइंट्स, यहाँ मार्क करेंगे 1 पॉइंट, और इससे बाहर जाएगा तो आउट। अगर मैंने स्टिकर को बार बार स्ट्राइक किया, बार बार स्ट्राइक यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये एक्यूरेट है? नो। एक्यूरेट कब होता? जब ये सेंटर पर मार्क करता। क्या ये प्रिसाइज है? यस। बार बार हम एक ही पॉइंट को पिन आउट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारी एक प्रिसाइज वैल्यू है, बट एक्यूरेट वैल्यू ये नहीं है। सेकंड अगर देखें हम, हमने स्ट्राइक किया, बार बार स्ट्राइक यही होता रहा इस सेंटर पर, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा एक्यूरेट भी है, क्योंकि जो हमें आउटपुट मिलना चाहिए सेंटर पॉइंट वहीं बार बार स्ट्राइक कर रहा है, और ये हमारा प्रिसाइज भी है, क्योंकि हमें सेम वैल्यू रिपीटेडली मिल रही है। दोनों डिफरेंस समझ में आए? एक्यूरेट क्या होता है? एक्यूरेट वो होता है कि जब कोई भी वैल्यू हम मेजर करते हैं तो वो वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू के अप्रॉक्स ही होनी चाहिए। और प्रिसीजन क्या होता है कि जो भी हमारा आउटपुट हमें मिल रहा है वो आउटपुट हमें रिपीटेडली मिलना चाहिए, उसे हम बोलते हैं प्रिसीजन। एक टर्म आती है यहाँ पर रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन अब क्या होता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम रीडिंग ले रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट के अगर मैं इनपुट में चेंज करता हूं, इनपुट में माइनर चेंज करता हूं, तो हमारे आउटपुट में कोई चेंज नहीं होता। अब उसके बाद उसके इनपुट में फिर से मैंने चेंज को इंक्रीज किया, आउटपुट फिर चेंज नहीं हुआ। उसके बाद इनपुट में फिर मैंने और चेंज को इंक्रीज किया, तो जैसे जैसे मैं चेंज को बढ़ाता जाऊंगा, पहले इनपुट वैल्यू दे रहा था 10, उसके बाद 10.1, 10.2, 10.3, धीरे धीरे इनपुट की वैल्यू को बढ़ाने के बाद एक ऐसी वैल्यू आएगी जिस पर आउटपुट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो ऐसा स्मॉलेस्ट चेंज जिससे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट वैल्यू को चेंज करने पर उसके आउटपुट में चेंज आ जाए, उसे हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो तीनों डेफिनेशन क्लियर? एक्यूरेसी, ट्रू वैल्यू के एग्जैक्ट हमें बार बार वैल्यू मिलती रहे। सेकंड इज प्रिसीजन, रिपीटेडली हमें सेम आउटपुट मिलता रहे। थर्ड वैल्यू इज रिजोल्यूशन, और माइनर चेंज होने पर उसके आउटपुट में चेंज हो जाए। थैंक यू।